टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग रीजनिंग में 100% जो कंटेंट मैं दे रही हूँ उसको आप 100% रिसीव कर रहे होंगे। और जो भी आज तक आप लोगों को क्वेरी थी रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग में भी जो भी प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी यूट्यूब चैनल में, अंजलि एजुकेशन हब में, जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू से रीजनिंग का कॉन्टेक्ट। और आने वाले टाइम में आप लोगों को इंग्लिश इंग्लिश का, हिंदी का, कंप्यूटर का एंड जीके, मैथ, सभी सभी कंटेंट धीरे धीरे प्रोवाइड होते जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा रीजनिंग को पढ़ने में, और मैं ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ ना आए या फिर रीजनिंग के अंदर आपका कोई टॉपिक छूटे। तो चलते हैं आज एक नए टॉपिक की तरफ, जो जो कि कौन सा है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, जो अपनी सीरीज चल रही थी उसी का लास्ट पार्ट, जो कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है। ये है कथन एंड पूर्व धारणाएं। जो कुछ कथन देगा और उससे पहले पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, पूर्व धारणाएं बना लेते हैं, अंजम्पशंस कर लेते हैं अपने कि ये ऐसे है तो ऐसा हुआ होगा। ये वही चीज है। गॉट इट। तो समझ गए कि अपना इसका लास्ट पार्ट क्या है, कथन एंड पूर्व धारणाएं। जो कि कोई भी चीज होने से पहले, मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे अगर वो ऑन द स्पॉट अपने खड़े हैं या आधे घंटे बाद वहां पहुंचे हैं तो अपने पूर्व धारणा बनाते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, इस टाइप से यहाँ पे दो व्हीकल आप एक दूसरे से टकराए होंगे और ऐसे एक्सीडेंट हुआ होगा। जो अंजप्शंस कर लेते हैं और पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कोई भी चीज का, वो आज अपने क्वेश्चंस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। जो पहले सोचते थे, मानते थे, अंजम्पशंस करते थे, अब वो अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन में उनको पुट करेंगे। गॉट इट। तो चलते हैं एक नए टाइप की तरफ। लास्ट के 3 टाइप थे, मेरे को बताइए कौन से थे, और उनके अंदर आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे कैसे उस डिफरेंसेस को टैकल करके क्वेश्चंस को सही करना है। गॉट इट। तो साथ साथ में आप लोगों को मैंने कहा था कि आप जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है जो भी टाइप का, आप लोग क्या करिए, उनके अंदर डिफरेंसेस देखिए। 2 चैप्टर हो गए हैं अगर कथन और निष्कर्ष के, तो 2 में डिफरेंस कीजिए, 3 हो गए तो 3 में, और जब ये लास्ट है आज, ये करने के बाद में आप चारों चैप्टर को एक साथ रखिए और देखिए कि चारों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। आखिर चीजें तो सेम है बट फिर भी अपने आंसर डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही हैं। गॉट इट। वही जो हर बार मैं आपको बताती हूँ, मैंने वैसे आपको बता दिया है वर्बली, बट फिर भी आप लोग साथ में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये थ्योरी, कथन एवं धारणाओं में दी गई जानकारी को कथन कहते हैं, तथा अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो कि किसी कथन में संसनित तथ्य को दर्शाती है, वही अप्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष नहीं, अपने को नहीं पता एग्जैक्ट वहां क्या हुआ होगा, बट फिर भी अपने वहां कहीं पे भी अपने खड़े हैं, ऑन द स्पॉट कोई एक्सीडेंट हुआ है या ऑन द स्पॉट कोई फंक्शन हो रहा है, तो अपने क्या एक धारणा बना लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ हुआ होगा और ये इसका रिजल्ट है। बट प्रत्यक्ष रूप से करेक्टली अपने को नहीं पता होता कि वहां जो ये अपने को रिजल्ट दिख रहा है वो वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है। कहीं ढोल बज रहे हैं मान लीजिए, तो अपने दूर बैठे क्या सोचते हैं कि किसी की शादी है, यही सोचते हैं कि या किसी की शादी है, फंक्शन चल रहे हैं, बट एग्जैक्टली अपने को नहीं पता है कि किसी की शादी है या किसी के बेबी हुआ है या कोई क्लास में टॉपर आया है या किसी ने कॉलेज टॉप किया है या किसी ने कोई यूनिवर्सिटी टॉप की है या कोई गेम्स में जीत किया है। किस खुशी के अंदर अपने को ये पता है कि खुशी के अंदर ढोल बज रहे हैं, बट अपने क्या पूर्व धारणाएं बना लेते हैं कि किसी की शादी है, सबसे पहले मुंह से यही निकलता है। तो वो ही बात मैं यहाँ बता रही हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणाएं जो किसी कथन से संसनीय तथ्य को दर्शाती है उसे परिकल्पना या पूर्व धारणा कहते हैं। उदाहरण, किसी ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित एक विज्ञापित मतलब एक विज्ञप्ति जारी की है, तो हमें यह अनुमान लगता है कि शीघ्र ही चुनाव होने वाले। अब नॉर्मल सी बात है, कोई चुनाव आयोग है, वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो अपने क्या कि हाँ चुनाव आयोग कोई स्टेटमेंट निकाल रहा है, कोई विज्ञप्ति निकाल रहा है, तो शायद चुनाव होने वाले होंगे। ये कह सकते हैं कि शायद अब चुनाव होने वाले होंगे, तभी चुनाव आयोग है वो एक्टिव हुआ होगा। तो ये अपने क्या, हमें नहीं पता
चुनाव होने वाले हैं क्या, बट हमने क्या की, अंजम्पशन की, हमने क्या एक पूर्व धारणा बना ली। हो सकता है उनका मोटिव कुछ और ही हो चुनाव आयोग का, लेकिन अपनों ने क्या मान लिया, जैसे विज्ञप्ति देखी अपनों ने क्या माना, एडवर्टाइजमेंट देखी अपनों ने क्या माना कि नहीं चुनाव होने वाले हैं। तो ये क्या है, अपनी पूर्व धारणाएं हैं जो कि अप्रत्यक्ष होती है, वो स्पष्ट रूप से हमें उनके बारे उनका कोर्स नहीं पता होता है। अतः इसी प्रकार कह सकते हैं कि पूर्व अनुमान अनुमान तर्क वितर्क का वह भाग है जिसे सुस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। वही बात कि पूर्व अनुमान या फिर जो पूर्व धारणाएं हैं वो क्या है, तर्क वितर्क मतलब रीजनिंग के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसको अपने स्पष्ट नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ये चीज हुई होगी, बट फिर भी अपने अनुमान लगाते हैं कि शायद ये चीज यहाँ ऐसे हुई होगी और उसी बेस पे अपने क्या आंसर निकाल देते हैं, या फिर कोई किसी को कुछ बताना होता है वो बता देते हैं। तो ये तो थ्योरी। अब चलते हैं अपने कि इस थ्योरी को अब अपने क्वेश्चन बताएगा हमें कि थ्योरी का मतलब क्या है। कई बार क्या होता है, थ्योरी पढ़ते हैं समझ आ गई, लेकिन ये नहीं समझ आया कि इस थ्योरी के बेस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। गॉट इट, सही कह रही हूँ। लेकिन अब अपने जो क्या है, ये थ्योरी है, उनको अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमेशा इंप्लीमेंट करवाती हूँ मैं स्टूडेंट से थ्योरी को, ताकि वो समझ सके कि थ्योरी कहना क्या चाह रही हो, कि हमें कहीं पे रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। जहाँ पे रट रहे हैं फिर वहां पे तो नॉलेज थोड़ी है अपने को वो चीज, अपने तो एक तो ज्ञान एक नॉलेज होना और एक कोई चीज का रट्टा लगाना, वो था डिफरेंट। तो अपने को कोई भी चीज का ऐसा नहीं है कि अपने रट्टा लगा रहे हैं या समथिंग समथिंग, ठीक है। आप लोगों को चीजें समझनी है ताकि दोबारा चीज वो लाइन आपको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति धनवान है तो वह बहुत प्रभावशाली है। स्टेटमेंट आ गया कि व्यक्ति अगर धनवान है इसका मतलब वो क्या है, बहुत प्रभावशाली है। स्टेटमेंट आ गया कि व्यक्ति धनवान है, अब वो उसका अंजम्पशन साथ में ही आ गया कि वह क्या है, बहुत प्रभावशाली है। अब अनुमान लगा रहे हैं अपने कि धनवान व्यक्ति है तो प्रभावशाली है बहुत। इससे कुछ लोग क्या अनुमान लगाएंगे कि जो धनवान होगा ना वो प्रभावशाली होगा ही होगा, जो धनवान नहीं है वो प्रभावशाली कभी नहीं हो सकता। जो प्रभावशाली है धनवान है वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे वो, ठीक है। यही दिमाग में चल रही है चीजें। ये चीज जैसे अपनों ने पढ़ी, अपने पड़ोस में कोई मान लीजिए कोई रामचंद्र नाम के अंकल रहते हैं, उन पे के पास बहुत पैसा है, तो अपने क्या कहेंगे, ये अंकल के पास पावर है बहुत ज्यादा, बहुत शक्तिशाली है, प्रभाव है इनका, बहुत प्रभाव है, बहुत पावरफुल है, ये इम्पैक्ट करते हैं हर चीजों पे। तो वो अपने कैसे कहा, हमें नहीं पता कितना प्रभाव है, क्या पर्सनैलिटी है क्या नहीं है, उनको बोलने का भी पता है नहीं पता, अपने को इस चीज का नहीं पता है, लेकिन अपने को एक चीज पता है क्या, उसके पास क्या है, धन है। तो ये अपने अनुमान लगा लेते हैं। गॉट इट। चाहे अपने उसको नॉलेज हो, क्या पता वो धनवान है और उसको बोलना भी नहीं आता हो कि दो लोग आए तो उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाए, तो उसका व्यवहार ही अच्छा नहीं तो प्रभावशाली कैसे हुआ। लेकिन ये एक कथन है, उसके हिसाब से अपने क्या है अनुमान लगा लेते हैं। क्या आया कथन, एक व्यक्ति धनवान है तो वह बहुत प्रभावशाली है। अनुमान में एक क्या है, यदि कोई व्यक्ति धनवान नहीं है तो प्रभावशाली नहीं है। कैसे कह सकते हैं, ऐसा तो इस कथन में कुछ नहीं दिया हुआ, कैसे मान ले। सॉरी, बी क्या कह रहा है, काशिम धनी है इसीलिए वह बहुत प्रभावशाली है। यस करेक्ट, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने पूर्व धारणा बना ली काशिम बहुत धनी है। वैसे ही जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि काशिम बहुत धनी है तो वह क्या हुआ, प्रभावशाली हुआ। वो कैसे पता चला, क्योंकि अपने को स्टेटमेंट में दे रखा है, उसके हिसाब से अपने क्या पूर्व धारणा बना लेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। शरीर का प्रभावशाली होना ये प्रभावशाली कहलाती है, ये बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है उन्होंने, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है वह धनवान होता है, ये उल्टा है। ये भी कैसे मान ले, हमें तो ये पता है साफ साफ तौर पे कि जो व्यक्ति धनवान है वो व्यक्ति प्रभावशाली है। ये अवधारणाएं हमारी बन चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग जो अनुमान सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। गोट इट, समझ आ गई कि अपनों ने कैसे पूर्व धारणाएं बना रखी और कैसे पूर्व धारणाएं बनती है, अनुमान लगते हैं। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर और क्या पूछना चाह रहा है। अब आप लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ऐसे करते हैं इस चैप्टर के अंदर, कथन और निष्कर्ष वाले, कि नॉर्मल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन देगा तो 4 या 5 क्वेश्चन देते हैं। जैसे जैसे आरएस में 5-6 क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं,
कि आरएस वालों को वो उलझा देता है। उलझाने का मतलब क्या है, चलो मान लिया क्वेश्चन कर लिया, वो क्वेश्चन घुमा फिरा रहा है, बार बार पूछना वो नॉर्मल चीज चाह रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे। अगर उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपने 2 से 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो क्या कोई फायदा बना आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व करने का? बताइए मेरे को। अपना मेन मकसद क्या होना चाहिए? रीजनिंग में आपने ऐसी कमांड होनी चाहिए कि आप पूरे रीजनिंग को, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका 1/4 पार्ट रीजनिंग ना है, क्योंकि और डे बाय डे रीजनिंग देखना एक ऐसे लेवल पे पहुंचने वाली है, क्योंकि उसमें एक मेंटल एबिलिटी है। ये दिमाग में कुछ भी चीज सोची जा सकती है, कोई भी क्लू कहीं से जोड़ा जा सकता है, इसका कोई फॉर्मूला या ऐसा कुछ नहीं। कोडिंग डिकोडिंग में देख लो, क्या पता वो कौन सा सीक्वेंस डाल दे, देखने में तो 1 सेकंड में भी आंसर आ सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर फंसाना चाहे ना तो आपको रीजनिंग के फर्स्ट स्टेप पे फंसा देगा। वो आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी फंसा सकता है, क्या पता वो कौन सा सीक्वेंस डालते। फंसाने का मतलब है कि एक चैप्टर में आप 2 से 3 मिनट भी, एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट या फिर 1 मिनट भी दे दी ना अपने एक क्वेश्चन को, तो ये मान लीजिए कि आप रीजनिंग में क्या है, 0% है। आप रीजनिंग में कुछ नहीं है। आप कहीं जाके ये मत बोल दीजिएगा कि मैं रीजनिंग में एकदम अव्वल हूँ, रीजनिंग आती है, क्योंकि किसी ने अगर बाय द वे गलती से टेस्ट ले लिया ना और आधे घंटा में आपके 10 या 20 क्वेश्चन आप सोल्व ही नहीं कर पाए, तो वहाँ ये मान लीजिए कि वो रीजनिंग आपको आनी नहीं है, वो तो बस मन का वहम है। रीजनिंग आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि 5 से 7 मिनट के अंदर आपके 25 से 30 क्वेश्चन होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए, तब आपको जाके आप लोग कह सकते हैं कि हमें रीजनिंग आती है या हम रीजनिंग में अच्छे से प्रिपेयर हैं। गॉट इट? एक क्वेश्चन में 5 मिनट ले रहे हो और उसके बाद में कह रहे हो नहीं नहीं मैंने कर दिया, तो वो करना नहीं होता। फिर आप वो क्वेश्चन घर पे ही करना, क्योंकि आप जॉब तो लग नहीं पाओगे। जब इतना टाइम एक क्वेश्चन को दोगे तो जॉब थोड़ी नहीं लग पाओगे। गॉट इट? कोई गलत मत समझना कि मैम कह रही है जॉब नहीं लग पाएंगे, बिल्कुल जॉब लगोगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। गॉट इट? तो यही है कि आरएस में क्वेश्चन तो आता है पर वो ऐसा उलझा देता है कि अब जब रीजनिंग में ही उलझ के रह जाएगा तो आरएस वालों का तो लेवल ही आपको पता है क्या होता है। तो वही चीजें हैं, इन चीजों में आपको लोगों को समझना है, और जैसे ही क्वेश्चन देखा 1 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए आपका। गॉट इट? वो चीजें होंगी प्रैक्टिस से। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस क्या कह रहा है, देखते हैं। सरकार नई शिक्षा नीति प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। जो गवर्नमेंट है, जो अपना एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या करिए, चेंज करना चाहती है, व्यापक संशोधन करना चाहती है। ठीक है, चेंज करना चाहती है उसमें। अब ये नहीं पता जो संशोधन कर रही है, वो चेंज कर रही है, वो किस हिसाब से कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन जैसे ये स्टेटमेंट आया कि सरकार नई शिक्षा नीति प्रणाली में जो नया एजुकेशन सिस्टम आएगा उसके अंदर व्यापक संशोधन करना चाहती है, ये जैसे ही अपने स्टेटमेंट पढ़ते ही क्या करेंगे, पूर्व धारणाएं बन गई। ऐसा कर रहा है, इसका मतलब है कि जो पुरानी अपनी शिक्षा नीति थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी। गॉट इट? यही बनता है। आप खुद बताइए, अगर मैं ये नीचे का कुछ भी ना दूं और ये एक स्टेटमेंट दे दूं और उसके बाद मैं आप लोगों को पूछूं कि आप लोगों की क्या क्या अवधारणाएं बन सकती है, पूर्व अनुमान क्या क्या लग सकते हैं, तो आप लोग जरूर ये चीजें धीरे धीरे बताओगे कि शायद मैम ये वाली जो पुरानी शिक्षा नीति है वो अच्छी नहीं है, नई वाली अच्छी बना रहे हैं, या पुरानी में कुछ कमियां हैं, नई वाली में उनमें इम्प्लीमेंट करके नई वाली सही करेंगे। इस टाइप की पूर्व धारणाएं बनेगी जो कि पूर्व अनुमान दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि इनमें से कौन से सही होते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। क्या कहेंगे? जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, जो अभी अपना क्या चल रहा है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वो राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। एक स्टेटमेंट तो दे दिया अपने को ये। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की आवश्यकता है। यस, जो अपनों ने मैंने कहा था, अगर मैं स्टेटमेंट नहीं दूं फिर भी आप लोग इस टाइप की स्टेटमेंट मुझे बताओगे कि जो वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है, अपनी शिक्षा जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है उसमें क्या है, परिवर्तन की जरूरत है, तभी तो ये शिक्षा नीति है, एजुकेशनल सिस्टम इन्होंने ये डाला है। दूसरा क्या है, वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। भी लोगों को क्या जरूरत है, आने वाली जैसी जनरेशन है उनको शिक्षा में क्या क्या चेंजेस चाहिए, वो आवश्यकताएं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है, कुछ उसमें सुधार की जरूरत है। तो इसका मतलब
कि जो फर्स्ट वाला है संगत अनुमान वो बिल्कुल सही है, हम भी ऐसा ही सोच रहे थे। और सेकंड वाला है कि शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। इसको देख के अपने यही चीज सोचेंगे कि शायद कुछ कमी होगी तभी परिवर्तन कर रहा है शिक्षा विभाग, या फिर अपनी जो शिक्षा नीति है वो जो अभी एजुकेशन जो अपनी चल रही है, जो जनरेशन अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं कि हम और अच्छे लेवल पे एजुकेशन को लेके जाएं, तो शायद ये उसके लिए सही नहीं है। इसलिए तो कहने का मतलब ये चीज उन्होंने सोची, ये अनुमान इसने देखे कि दोनों अनुमान बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे हम ये चीजें देखें तो हम भी ये चीजें बिल्कुल ऐसे ही सोचेंगे। गॉट इट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा अनुमान सही है, कौन सा अनुमान गलत है। यहीं पे अगर वो दे देता कि नहीं ये जो शिक्षा नीति है ये कोई दूसरी सरकार ने बनाई थी, अब एक नई सरकार आई इसलिए हम तो पुरानी वाली शिक्षा नीति को मानेंगे नहीं, तो ये बात जमेगी नहीं ना कि नहीं, ये बात तो नहीं हो सकती। शिक्षा नीति का मतलब कोई सरकार से तो नहीं हो सकता, वो तो ओवरऑल इंडिया के लिए सभी में लागू, सभी बच्चों पे लागू होगी। जब सरकार के हिसाब से शिक्षा नीति बनने लगी तो फिर तो अपना इंडिया ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो समझ रहे हो ना कि कौन सा अनुमान सही और कौन सा गलत, ये चूज करने का अपने पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गॉट इट। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दोनों अनुमान फर्स्ट व सेकंड अंतर्निहित है, मतलब दोनों ही सही है, दोनों ही इसको कथन को वेरीफाई कर रहे हैं। गॉट इट। समझ रहे हो, क्वेश्चन करवा रही हूँ उससे कुछ हो रहा है कि जो उन्होंने की थी वो इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, प्लीज मेरे को बताइए साथ साथ में, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए कुछ फायदेमंद हो रही है नहीं हो रही है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। कोज ऑफ स्टेटमेंट, कथन क्या कह रहा है, आप स्टेटमेंट दे रखी है एक, आप नए लोगों को अपनी तेज मुस्कान से जीत सकते हैं। एक स्टेटमेंट आया, कहीं एक पेज पे लिखा हुआ चिपका रखा है दीवारों पे, या कहीं पे भी कैसे भी मान लीजिए स्टेटमेंट मिला एक कि आप अपनी तेज मुस्कान से जीत सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट देखा, मान लीजिए अपने पास कोई अनुमान है ही नहीं, नेग्लेक्ट कर दीजिए इनको। आप लोग बताइए कि आपकी क्या धारणाएं बनेगी। भाई अनुमान तो लगेगा कुछ ना कुछ कि ये स्टेटमेंट दिए, इसका मतलब क्या है देने का, भाई कुछ ना कुछ कोई वजह से स्टेटमेंट आई है, क्या मतलब है। आप नए लोगों को अपनी तेज मुस्कान से जीत सकते हैं, इसका मतलब अपने मन ही मन क्या सोचेंगे कि इसका मतलब ये जिसकी भी अपनी मुस्कान अच्छी है तभी हम लोगों को जीत सकते हैं, पूर्व अनुमान लगेगा ये। या ये किसी के बारे में कहा गया है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या कोई इंसान है उसके बारे में ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो अपने सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट उसके लिए, तो इसका मतलब उसकी जो स्माइल है वो बहुत अच्छी है, उसकी स्माइल से क्या है, नए लोगों को अपनी तेज मुस्कान से जीत सकते हैं, मतलब उसकी स्माइल अच्छी है। या फिर उसका एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे ही वो स्माइल करते हैं तो लोग उस पे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोगों को जीत लेते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ये होती है अपनी पूर्व धारणाएं, मनी मनी ये चीजें सोचेंगे ना आपने। ये तो नहीं है कि आप नए लोगों को अपनी तेज मुस्कान से जीत लेंगे, कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है स्माइल का कि वहां पे कोई जीत गया, समझ गए। तो अपनी अवधारणाएं क्या बनी कि हाँ उसकी मुस्कान अच्छी होगी, उसका एटीट्यूड अच्छा होगा, या अच्छी पर्सनैलिटी होगी जिससे वो लोगों पे अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। गॉट इट। ये अवधारणाएं बनेगी। लेकिन अपने पास क्या मान्यता है, क्या अवधारणाएं है, पर नए लोगों पर जीत आवश्यक आवश्यक है। क्या इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये कंक्लूजन कहने का मीन्स ये अवधारणा अपने मन में बनेगी कि नए लोगों पे जीत आवश्यकता है, नए लोगों पे नहीं जीते तो क्या होगा, नहीं। अब उन्होंने इसको ना देखते हुए जब खुद अवधारणाएं बनाई अपने दिमाग से, तो ये तो बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, सेकंड की तरफ चलते हैं। अज्ञात लोगों पर तेज मुस्कान हमारे लिए संभव है, ऐसा भी कुछ नहीं आया। जैसे इसको पढ़ा तो उन्होंने क्या माना था कि कोई भी जिसके बारे में ये बात हो रही है उसकी स्माइल अच्छी होगी, या फिर उसका एटीट्यूड ऐसा होगा कि अगर वो मुस्कुरा के भी किसी से बात करे तो भी वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं आगे वाले पे, लोग उस इम्पैक्ट की वजह से किसी को लाइक करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो एक पर्सनैलिटी होती है, तो अपने यही मानेंगे। ठीक है, अपना अंजम्पशन या अपनी जो पूर्व धारणा थी वो ये दो तो बिल्कुल, ये दो किसी की भी नहीं होगी। जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे चाहे 10 लोगों से पूछेंगे तो ये तो कोई नहीं बताया कि ऐसी भी मान्यताएं हो सकती है। गॉट इट। तो अपने क्या है, माइंड का सिस्टम है ना, अपना दिमाग है ना, उसको यूज करो आप लोग। जैसे ही कोई चीज पढ़ो तो उससे रिलेटेड चीजें निकालो, ऐसे नहीं है
कि नए लोगों पर जीत आवश्यकता है, तो वो अगर हँसने से, मुस्कुराने से जीत हो जाए तो लोग तो काम करना ही छोड़ देंगे ना। अपने जो माइंड है ना, उसकी जो एबिलिटी है उसको आप पहचानो। अपने दिमाग का यूज़ सही जगह पे, सही टाइम पे और सही स्टेटमेंट पे करो, ओके? जैसे इसके बारे में बात हुई, इसको ना देखते हुए अगर अपने सही मान्यताएँ, पूर्वधारणाएँ दोनों में जो अपनों ने अभी लिखी उसमें से एक भी मान्यता यहाँ लिखी होती तो उसको अपने करेक्ट कर देते, बिकॉज़ वो इससे रिलेट करती। दोनों इससे कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का। ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, ये जो दोनों मान्यताएँ हैं। गॉट इट? तो अपना आंसर क्या होगा? यदि कोई मान्यता नहीं है, कि दोनों ही जो मान्यताएँ हैं वो सही नहीं है, दोनों ही गलत है। गॉट इट? समझ गए कि जो कोज ऑफ स्टेटमेंट है, कथन और पूर्व धारणाएं हैं, उसका आंसर अपने कैसे निकाल सकते हैं। गॉट इट? अपने को चीजें सामने साफ साफ दी हुई होगी, बस उसके ऊपर अपने को रिएक्ट कैसे करना है, ये चीजें आप लोग सीखोगे, तभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम करेक्टली और कम टाइम में सॉल्व कर सकोगे। गॉट इट? तो ये क्वेश्चंस अपनों ने कर लिए, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ हो गए हैं अपना। इसी के साथ अब मैं इसके जो प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगी, जैसे ये 4 अपनों ने टाइप किए हैं, इन चारों क्लास का जब एक प्रैक्टिस सेशन आएगा और जो मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे ना, तब आप लोग अच्छे से अपने जो भी डाउट्स है ना माइंड में, वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि मैम कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं और हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही, ताकि ये क्वेश्चन साथ में इसलिए ताकि आपका जो थ्योरी जो मैंने करवाई है, वो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं। आज की क्लास यहीं तक। तब तक आप क्या कीजिएगा, जब तक इसका प्रैक्टिस सेशन आता है, आप चारों को क्या है कंपेयर कीजिए, चारों के क्वेश्चन को साथ में कंपेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या इनमें डिफरेंस है, क्या क्या चेंज हो सकते हैं और कैसे कैसे अपने क्वेश्चन के आंसर सही निकाल सकते हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। टिल देन हैव ए नाइस डे।